हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। छत्तीसगढ़ की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा के प्रश्न बहुत बड़ी तादाद में पूछे जा रहे हैं। हिंदी भाषा जितना आसान आपको लगता है, असल में उतना आसान है नहीं। इसके एक एक पहलुओं को बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। बहुत सारे अभ्यर्थी हिंदी को सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए डिटेल से गहराई से नहीं पढ़ते और यहीं पर उनकी हुई गलती उनकी परीक्षा में स्कोर को कम करने में अहम योगदान निभाती है। जब आप पूरी गहराई से और लय के साथ इस विषय के हर एक फैक्टर को समझ जाएंगे, तभी यह सब्जेक्ट आपके लिए सरल हो पाएगा। एक बात और बता दूं, हिंदी व्याकरण रटने का विषय नहीं है, सिर्फ समझना है। फिर देखिए आप कैसे हर प्रश्न को चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। छत्तीसगढ़ की आगामी परीक्षाओं जैसे संपरीक्षक, महिला सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर और सीजीपीएससी में हिंदी भाषा का वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे तादाद में प्रश्न आना है। तो इस विषय की महत्ता और अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो क्लास में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार व तत्सम तद्भव शब्दों का विस्तृत और फैक्ट के साथ अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, लय के साथ देखें, अच्छे से समझें, तभी आपको इसका सही रिजल्ट मिल पाएगा। अगले वीडियो में हम आपको इसका एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। अगर आप आज का वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो उसका एमसीक्यू आप कैसे बना पाएंगे। इसके पहले के हिंदी वीडियो क्लास में हमने हिंदी भाषा अंतर्गत वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, भाषा और व्याकरण की संपूर्ण बेसिक जानकारी व परीक्षा के लिए उपयोगी फैक्ट के साथ 4 वीडियो क्लास और 2 वीडियो एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से देखिए। फिर आज का वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। शब्द विचार को समझने से पहले सबसे पहले शब्द क्या है ये समझिएगा। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात शब्द वर्णों के समूह से बना होता है। आप एक लाइन में बोल सकते हैं, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्वतंत्र इकाई शब्द है। ध्वनि और अर्थ मिलकर, ध्यान दीजिए, ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूप प्रदान करते हैं। इसके उदाहरण को समझते हैं। एक वर्ण से निर्मित शब्द, ध्यान दीजिएगा, ना अपने आप में एक शब्द है, इसका मतलब होता है नहीं। वाह, ये भी अपने आप में एक शब्द है, इसका मतलब होता है और अनेक वर्ण से निर्मित शब्द जैसे कमल, इसमें 3 वर्ण मिले हुए हैं। परमात्मा, विद्यालय, राम, श्याम, ये सब क्या है, अनेक वर्ण से निर्मित शब्द हैं। अगर आप हमारी वर्ण विचार वाली वीडियो क्लास देख चुके हैं तो आज का वीडियो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शब्दों के रूप या प्रकार को समझते हैं। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द, इसका परिभाषा समझते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जो किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है वे क्या है, सार्थक शब्द है। उदाहरण समझते हैं, खाना, इसका भी अर्थ है। मानव का भी अर्थ आप जानते हैं। रोटी का भी मतलब निकलता है। विद्यालय का मतलब निकलता है। अर्थात ये सभी शब्द आपका सार्थक शब्द कहलाएंगे। आज के वीडियो क्लास में शब्द विचार शब्दों के भेद पढ़ा जाएगा, उस सार्थक शब्दों के अंतर्गत ही आएगा। सबसे पहले बात करते हैं सार्थक शब्दों के भेद की। तो इसका पहला भेद है रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति, जन्म, इतिहास या स्रोत के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा काव्यशास्त्री अर्थ के आधार पर या शब्द शक्ति के आधार पर। और पांचवा है विकार या प्रयोग के आधार पर। अब समझते हैं निरर्थक शब्द क्या है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो, अर्थात वे शब्द जो किसी अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, राम वाम, रोटी वोटी, पानी वानी, ये सब में राम तो सार्थक शब्द है, लेकिन वाम, वोटी, वानी, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द है। जितने उदाहरण दिए गए हैं सब निरर्थक शब्द हैं। सबसे पहला भेद रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है रूट शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूट। तो सबसे पहले रूट शब्द को समझते हैं। क्या है रूट शब्द, परिभाषा देखिएगा, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, रूट कहलाते हैं। परिभाषा समझ गए आप, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, लेकिन जब उसका टुकड़ा किया जाता है तो उसके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसके आगे किसी तरह का उपसर्ग न लगा हो, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसके संधि विच्छेद ना हो, जिसका विभाजन ना हो, ऐसे शब्दों को आप रूट शब्द बोल सकते हैं। उदाहरण देखिएगा, कल, पर, पानी,
ये कल है पर है तब अर्थ कर रहा है। अगर क और ल को अलग कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। पानी में पा और नी को अलग कर दें तब इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यही रूट शब्द की परिभाषा में बताया जा रहा है। अगला है यौगिक शब्द। ध्यान समझिएगा, वे शब्द जिसमें रूट शब्द के अतिरिक्त एक शब्दांश, उपसर्ग या प्रत्यय या अन्य रूट शब्द अवश्य होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूट शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य रूट शब्द नहीं होता है, लेकिन यौगिक में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य रूट शब्द होता है। इसको ऐसे समझिएगा, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों उसको क्या कहेंगे आप? यौगिक कहेंगे। यौगिक का दोनों खंड सार्थक होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका उदाहरण देखिएगा, नमकीन, नमकीन में नमक रूट शब्द है और इन क्या है? प्रत्यय है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में पुस्तक क्या है? रूट शब्द है। आलय क्या है? रूट शब्द है। अर्थात कभी कभी उपसर्ग प्रत्यय मिलकर बना होता है, कभी कभी रूट शब्द से मिलकर बना होता है। ये क्या है? यौगिक शब्द है। अगला है योग रूट। ध्यान समझिएगा, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे क्या कहलाता है? योग रूट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई रूट शब्द कोई तीसरा अर्थ देता हो तो उसे योग रूट कहेंगे। उदाहरण समझिएगा, पीताम्बर, इसका मतलब होता है पीले वस्त्र वाला। किससे मिलकर बना है? पीत और अंबर से। लेकिन इसका तीसरा अर्थ क्या हो रहा है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को पीताम्बर बोला जाता है। दशानन, ये भी दस और आनंद से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है 10 मुख वाला। लेकिन किसकी तरफ इंगित कर रहा है? रावण की तरफ। यही परिभाषा में बताया गया है, यही बोला गया है, जब कोई रूट शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है तो उसे योग रूट कहते हैं। ध्यान समझिएगा इसको। अब तक आप रचना के आधार पर समझ रहे थे, अब बात करते हैं उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द की। ध्यान समझिएगा, जो शब्द अपरिवर्तित रूप में, बिना बदले हुए रूप में संस्कृत से लिए गए हैं, अर्थात शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं, क्या कहलाएंगे? आपका तत्सम शब्द कहलाएंगे, है ना। तत्सम शब्द, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान। अर्थात संस्कृत के मूल शब्दों से संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर निर्मित किया गया शब्द क्या कहलाया? तत्सम शब्द कहलाया। तत्सम शब्द 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है परंपरागत। ध्यान दीजिएगा, परंपरागत तत्सम जो मूल रूप से संस्कृत साहित्य से लिया गया है वे क्या कहलाए? परंपरागत। और दूसरा है निर्मित, नए विचारों एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से समय समय पर जो नया बना है वो निर्मित तत्सम शब्द है। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण इसका अग्नि, क्षेत्र, वायु, ये जितने भी दिए गए हैं सब इसके उदाहरण आपको देखने से समझ आ जाएगा। जो संस्कृत के शब्द हैं ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं वे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। अगला है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं वे क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। अर्थात जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे क्या है? तद्भव है। और जो ज्यों का त्यों हिंदी में आए हैं वो क्या है? तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण समझिएगा, देखिए पहले में जो दिया है वो तद्भव है और दूसरा ऑप्शन तत्सम है। इधर दिया एक कान, ये तद्भव है। आपका हिंदी शब्द है कर्ण। कर्ण क्या है? संस्कृत शब्द है, क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। इस तरह देखिएगा, करोड़, करोड़ क्या है? तद्भव है, इसका मतलब कोटि, ये तत्सम है। ये जोधा, ये क्या है? तद्भव है, इसका मतलब होता है योद्धा, ये संस्कृत से लिया गया है, तत्सम है। इस तरह आग, अग्नि, 8, अष्ट, गाय, गो, इसका सभी उदाहरण आप समझिएगा। तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए वे क्या कहलाए? देशज शब्द कहलाए। अर्थात जिन शब्दों की उत्पत्ति का विशेष रूप से पता नहीं चलता बल्कि स्थानीय बोलियों के हैं और हिंदी भाषा में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ देखिएगा, शाब्दिक अर्थ है देश प्लस जा, अर्थात देश का जन्मा हुआ, गांव का जन्मा हुआ। यह भारत के ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोले जाने वाली शब्द है। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, स्थानीय बोलियों से। ध्यान दीजिएगा आप। इसकी बात करें उदाहरणों की तो इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं आपका, ये जितने उदाहरण हैं ये सभी देशज शब्द के उदाहरण हैं। आप इसको एक एक को रट लीजिए। अगला देखिएगा, विदेशी या विदेशज शब्द। इसका परिभाषा समझते हैं। हिंदी में चलित विदेशी भाषाओं के शब्दों का अर्थात हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश की बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विदेशी या विदेशज शब्द के। अर्थात
ये शब्द ना तो संस्कृत से हैं न ही हिंदी से हैं, ये अन्य विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली इन सब से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। इनका उदाहरण समझिएगा। सबसे पहले अंग्रेजी विदेशी शब्द है। इंच, फोटो, बैग, हुक, कॉलेज, पेंसिल, पेन, डायरी, जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या हैं? आपके विदेशी शब्द हैं। कौन सी भाषा के? अंग्रेजी भाषा के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। अगला देखिएगा, अगला है अरबी। ये भी क्या है? विदेशी शब्द है अरबी भाषा के। आदमी, इनाम, किताब, कर्ज, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी अरबी भाषा के विदेशी शब्द हैं। इसके बाद है फारसी भाषा। आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद है पुर्तगाली भाषा। अलमारी, स्त्री, कनस्तर, कप्तान, ये सब पुर्तगाली भाषा के विदेशी शब्द हैं। फिर है आपका तुर्की भाषा। इसके बाद है फ्रांसीसी, फिर चीनी, फिर जापानी, फिर यूनानी, फिर डच, जितने भी आपको शब्द बताए हैं विदेशी शब्द सभी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा अच्छे से इसको याद कर लेना है। अगला है संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 ही भेद माने गए हैं शब्द के। संकर शब्दों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये भी इनका ही प्रकार है। परिभाषा समझिएगा। जिन शब्दों की रचना हिंदी और अंग्रेजी अथवा हिंदी और अरबी, फारसी, पुर्तगाली या अन्य किसी अन्य भाषा के शब्दों या शब्दांशों के संयोग से की जाती है तो उनको क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। शाब्दिक अर्थ समझिएगा। संकर वैसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द और हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं। इसका उदाहरण समझिएगा। उदाहरण है इसका टिकट घर। देखिए टिकट क्या है? दूसरे भाषा का शब्द है। घर हमारे यहाँ का है। राजमहल, पूजा घर, गिरजाघर, जिलाधिकारी, ये सभी क्या है? संकर शब्द हैं। कुछ शब्द कुछ इसका विदेशी भाषा मिला हुआ है, कुछ हमारे यहाँ का भाषा मिला हुआ है। इस सभी उदाहरण आपको याद कर लेना है। इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। क्या है? नवनिर्मित शब्द। बोलने के अथवा लिखने की सुविधा के अनुसार या आवश्यकता अनुसार जो नए शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको देखिएगा। उदाहरण को नशा, दुकान, खूबसूरत, कमीना, है जो, ये क्या है? नवनिर्मित शब्द है, आपको याद कर लेना है। स्वतंत्रता के पश्चात राजकाज में प्रयुक्त होने वाले अनेक नए शब्दों का निर्माण हुआ है। क्या क्या शब्द है देखिएगा? संसद, मुख्यमंत्री, अभियंता, महानिदेशक, लेखापाल, राज्यपाल, जनपद, न्यायिक, ये सब क्या है? आपके नवनिर्मित शब्द हैं। रचना और उत्पत्ति के आधार पर आपने शब्द के भेद पढ़ लिए। अब बात करते हैं प्रयोग, रूपांतर, व्याकरणिक विवेचन या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो इसके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन 8 प्रकारों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग में? विकारी और अविकारी। पहला है विकारी शब्द। परिभाषा समझते हैं। वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात विकारी का अर्थ होता है विकृत करना या बदल देना। जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ विकृत कर देते हैं अथवा बदल देते हैं क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। और अच्छे से समझते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है अर्थात जिन पर लिंग का, वचन का और कारक के कारण दोष उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। इसके उदाहरण समझिएगा। संज्ञा में देखिएगा, घोड़ा, घोड़ा एक शब्द है तो उसका परिवर्तन होगा जब संज्ञा का, तो घोड़ी, घोड़े, घोड़ियाँ, ये सब में परिवर्तन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है लिंग के कारण, वचन के कारण या फिर पुरुष के कारण। इन तीनों कारण परिवर्तन हो रहा है। अगला देखिएगा सर्वनाम, मैं, मुझ, मुझे, इसमें परिवर्तन हो ही रहा है। फिर देखिए विशेषण, अच्छा, अच्छी, अच्छे। चौथा है क्रिया, पढ़ते, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। आपको पॉइंट याद रखना है कि लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण इसमें क्या होता है? रूप परिवर्तन हो जाता है। कौन कौन से हैं विकारी शब्द? आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। अगला है अविकारी शब्द। ध्यान समझिएगा। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है अर्थात लिंग, वचन आदि के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द या अव्यय कहलाता है। अर्थात जिस शब्द में कोई विकार नहीं आता है क्या कहलाएगा? अविकारी या अव्यय कहलाएगा। इन शब्दों का प्रयोग करते समय इनका रूप नहीं बदलता है बल्कि ये हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। अब अविकारी या अव्यय में आप कन्फ्यूज ना हुए, ये दोनों एक ही है। इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले बात करते हैं उदाहरण की क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत अब, जब, यहाँ, वहाँ, जितने भी आप देख रहे हैं
ये सब इसका उदाहरण है। फिर है संबंध बोधक, इसके अंतर्गत के भीतर, के बाहर, के नीचे। इसके बाद बात करते हैं समुच्चय बोधक की, तो इसमें और, तथा, किंतु, परंतु जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। उसके बाद है विस्मयादि बोधक, या, अरे, अरे, अहा, अहो, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक। इस किस में आएंगे? अविकारीय अव्यय के अंतर्गत आएंगे। रचना, उत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर आपने शब्द के भेद पढ़ लिए। अब बात करते हैं शब्द के अगले भेद की। अगला है शब्द शक्ति या काव्यशास्त्री अर्थ के आधार पर। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं। पहला है अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। सबसे पहले बात करते हैं शब्द के अभिधा रूप की। इसको वाचक शब्द भी कहते हैं। ध्यान समझिएगा, शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति, ध्यान दीजिएगा, शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति अर्थात जहाँ की शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए शब्द का अभिधा रूप कहलाता है ना। मुख्य अर्थ को बताने वाले शब्द को, ध्यान दीजिए, मुख्य अर्थ को बताने वाले शब्द को वाचक कहेंगे और वाचक शब्द की शक्ति का नाम अभिधा। इसमें आप कंफ्यूज ना हुए। रचना, उत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर अब तक आपने शब्द के भेद पढ़े हैं। अब बात करते हैं शब्द शक्ति या काव्यशास्त्री अर्थ के आधार पर। तो शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सबसे पहले बात करते हैं शब्द के अभिधा रूप की। इसको वाचक शब्द भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति अर्थात जहाँ की शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए शब्द का क्या रूप कहलाता है? अभिधा रूप कहलाता है। अर्थात मुख्य अर्थ को बताने वाले शब्द, क्या? मुख्य अर्थ को बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? वाचक कहलाएंगे। और वाचक शब्द की जो शक्ति होती है उसको क्या बोलोगे आप? अभिधा बोलोगे। उदाहरण देखिएगा, गाय। गाय में क्या है? शब्द एक ही अर्थ का बोध करा रहा है, क्या? एक पशु का, एक पशु विशेष का बोध करा रहा है गाय में। अगला है सूरज, आकाश में प्रकाश करने वाला एक बड़ा तारा, इसका मतलब होता है ना। दूसरा इसका कोई मतलब नहीं है, कपि का मतलब बंदर। तो ये सब क्या है? शब्द का अभिधा रूप है, सीधे सीधे इसका अर्थ बता रहे हैं। वाक्य के जरिए समझिएगा, राम कक्षा का अच्छा लड़का, इसमें डायरेक्ट बात किया जा रहा है कि राम कक्षा का अच्छा लड़का ही क्या है? शब्द का अभिधा रूप है। अब अगला देखिएगा, शब्द का लक्षणा रूप, जो शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए उसे क्या बोलेंगे? शब्द का लक्षणा रूप। जहाँ किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए वहाँ क्या हो जाएगा? लक्षणा रूप हो जाएगा। अर्थात अपने अर्थ के समान गुण का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? लक्षक कहलाएंगे। लक्षक शब्द की शक्ति क्या बोलोगे आप? लक्षणा शब्द शक्ति बोलेंगे, है ना। इसका उदाहरण देखिएगा, सागर पर नगर, बात घुमाकर करने वाली है। राम उल्लू है, राम उल्लू है, सीधे से मूर्ख नहीं बोल रहे हैं, राम उल्लू है, इसमें लक्षण प्रयोग कर रहे हैं। पंजाब लड़ाका है, इसमें वो घुमाकर बात किया जा रहा है, इसका मतलब होता है वीर। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंध अन्य अर्थ का बोध कराया जा रहा है, क्या है? शब्द का लक्षणा रूप है। इसके अन्य उदाहरण देखिएगा, हिमालय मुकुट है, हिमालय मुकुट है मतलब हिमालय सबसे ऊंचा है। उनका दिल दरिया है मतलब वो उदार आदमी है ना। तुम्हारा हाथ लोहा है मतलब बहुत कड़ा हाथ है। राम कक्षा का शंकराचार्य है मतलब बुद्धिमान है। अगला देखिएगा, शब्द का व्यंजना रूप, जो शक्ति शब्द के सामान्य और संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? शब्द का व्यंजना या व्यंग्यार्थ रूप कहेंगे, है ना। जहाँ किसी शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया जाए वहाँ शब्द क्या होगा? व्यंजना रूप होगा। संकेत से अर्थ बताने वाला, ध्यान दीजिएगा, संकेत से अर्थ बताने वाले शब्दों क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे। व्यंजक शब्द की शक्ति क्या बोलोगे आप? व्यंजना बोलोगे, है ना। उदाहरण देखिएगा, राम गोबर गणेश है, एक ही शब्द के अनेक भाव प्रकट हो रहे हैं ना। जैसे संध्या हो गई, ध्यान दीजिएगा, संध्या हो गई, इसके अनेक अर्थ निकलेंगे। क्या क्या अर्थ होंगे? संध्या हो गई मतलब आप पढ़ने बैठ जाइए, खेलना बंद कर दीजिए, दिया बत्ती जला दो, अब काम करना छोड़ दो। इसका बहुत सारा मतलब निकल रहा है। क्या है? शब्द का व्यंजना रूप है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम ऐसे आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। PDF, डेली जीके, करंट अपडेट्स और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। वैसे तो कई पुस्तकों में अर्थ के आधार पर सिर्फ सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दिया है, लेकिन अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? समानार्थक, एकार्थक, अनेकार्थक और विपरीतार्थक। सबसे पहले बात करते हैं समानार्थक शब्द यानी कि
पर्यायवाची शब्द की समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, दिन, दिन का क्या हो जाएगा? दिवा, दिवस, वार, ये सब समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। सुंदर का अभिरम, चारु, मनोरम, मनोहर, ये सब क्या है? समान अर्थ देने वाले हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। अर्थ के आधार पर शब्द का दूसरा प्रकार है एकार्थक शब्द। केवल एक अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? एकार्थक शब्द कहेंगे। जैसे मित्र, पत्नी, सूर्य। अगला देखिएगा, अनेकार्थक शब्द। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहेंगे। जैसे आम, आम का मतलब क्या हो जाएगा? व्यापक हो जाता है, साधारण हो जाता है, सामान्य हो जाता है। कच्चा, न पका हुआ एक फल, ये सब आम है। इसी तरह आप बात करें हार की, तो इसका मतलब होता है पराजय, असफलता, और गले में पहनने वाले एक माला भी होता है हार। ये सब अलग मतलब निकाल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये अनेकार्थक शब्द है। अगला देखिएगा, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टा, यानी कि विलोम शब्द। क्या बोलेंगे इसको? उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पोषक का क्या हो जाएगा? शोषक, अस्त का उदय, त्याग का ग्रहण, ये क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं। दोस्तों, आज का हिंदी क्लास छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हर एक परीक्षाओं में इस विषय से प्रश्न आ रहे हैं। आशा करते हैं आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। हमने कोशिश की आपको इसके हर एक पहलुओं को समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।